शुरू करिए। Hello and good afternoon, dear students. Again, I am Amit sir to guide you on the Evidence Act. Today is 7th lecture of Evidence Act, and today is 13th October 2020. Day is Tuesday, अपने राइट को देखिए। and we are recording this class from Amitla Institute. It is about 12 noon in Lucknow. I want to give some short and quick revision of previous lectures. Previously, we have learned about relevancy of fact. What facts are relevant and what is the purpose of admission of relevant fact. हम लोगों ने देखा था relevant fact generally evidentiary fact होते हैं, and through relevant fact we prove fact in issue. Through relevant fact we prove fact in issue, and it is the main task of relevant fact to make the existence or non-existence of fact in issue highly probable or highly improbable. यानी through relevant fact हम कोर्ट को कन्विंस करते हैं कि वो फैक्ट इन इश्यू के एग्जिस्टेंस को या तो एक्सेप्ट करे या डिनाई करे. कुछ इतनी एविडेंस हमें कोर्ट को देना होता है. अगर वो डायरेक्ट है तब तो वो सीधे फैक्ट इन इश्यू को प्रूफ कर रहा है, और अगर इनडायरेक्ट है, सर्कमस्टेंशियल है, तो रेलिवेंट फैक्ट है. अब कौन सी चीज़ें, हर चीज़ तो नहीं कोर्ट एक्सेप्ट करेगी. कोर्ट इज़ नॉट डंपिंग ग्राउंड कि सारे फैक्ट आप ले आके दे दें. तो कौन सी चीज़ें, तो कहा जो रेलिवेंट हैं, और रेलिवेंट कहाँ से कहाँ तक फैक्ट है, वे फैक्ट जो 5 to 55 में प्रोवाइडेड है. सेक्शन 6 हम लोगों ने देखा था, रेस जेस्टे या रेस गेस्टे, थिंग्स डन, एंड व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश लॉ, थिंग्स सेड एंड डन इन द सेम कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन. यानी एक ट्रांजेक्शन से इमीडिएटली कनेक्टेड, जो स्पॉन्टेनियस हो, एनीथिंग स्पोकन, एनीथिंग डन, any act or any omission, all such connected fact with the main transaction become relevant and admissible in section 6. इसमें तमाम केसेस हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन में रैटन, क्वीन, बेडिंगफील्ड, आर वर्सेस फास्टर, तमाम केसेस हम लोगों ने देखे थे. फिर इंडियन केस के मलिक, सनवल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और भी हमने खूब इलिस्ट्रेशंस आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताए थे. इसी में एक टॉपिक था, रेस जेस्टे इज काइंड ऑफ हियरसे एविडेंस. एकदम सही है, रेस जेस्टे इज नॉट अ डायरेक्ट एविडेंस, इट इज एन हियरसे एविडेंस, बट एडमिसिबल एक्सेप्शनली. इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 60. ये एडमिसिबल होता है. सेक्शन 6 इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे एविडेंस. फिर हम लोगों ने लास्ट कल जो था यस्टरडे का लेक्चर 7, 8, 9 एक साथ मैंने कवर किया था, जिसमें सेक्शन 7 में कुछ और फैक्ट्स दिए थे. देयर आर सम अदर फैक्ट फॉर विच पार्टी टू अ सूट can give an evidence and court will admit it. These facts are the fact which creates the occasion
of fact in issue, occasion cause or effect of main incidents, which provides an opportunity for happening of something related to main incident, or which is in background, that is state of thing. So there are 5 important facts declared as relevant by legislatures in section 7: occasion, cause, effect, opportunity, state of thing, that is background. और उसके लिए कुछ इलिस्ट्रेशंस मैंने कल बताए थे आपको. सेक्शन 8 जो नेक्स्ट हमने कवर किया था उसको भी एक बार आपको रिवाइज कर दे. सेक्शन 8 कंसिस्ट ऑफ 3 facts which declared as relevant in this section. One is a motive, another is a preparation, and last one is the conduct. Motive, preparation and conduct. There are 3 facts which are relevant. Motive of main incidents like blackmailing etc. become relevant in section 8. Motive is not relevant in IPC but relevant in this Evidence Act. In order to prove the guilt of person. Motive, then प्रिपरेशन, किसी ऑफेंस को करने के लिए या किसी चीज़ को करने के लिए एक तैयारी होती है. जैसे आप लोग जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन इज नॉट पनिशबल स्टेज बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रूफ समथिंग. ये प्रिपरेशन एविडेंस में रेलिवेंट हो जाता है. Conduct. Section 8 also make the relevant conduct of party to a suit, witnesses, etc. I have already taught you that generally statement may be manipulated one. आपका स्टेटमेंट बनावटी हो सकता है बट कंडक्ट बनावटी नहीं होता. किसी से आप एक आध बार बात करिए तो बनावटी भाषा बात कर सकता, बहुत प्यारा एकदम आपको लगेगा कि एकदम मैनर्ड कल्चर्ड है, मगर आप उससे 10-20 बार 25 बार कुछ दिन तक रहिए उसके साथ आपको क्लियर हो जाएगा. कंडक्ट कभी भी जनरली बनावटी नहीं होता, इसलिए कंडक्ट को रेलिवेंट किया गया है, स्टेटमेंट को नहीं. इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस थे. फिर हमने कहा था बट there are 2 type of statements of a person which are relevant in section 8 exceptionally. अच्छा, किसी और सेक्शन में स्टेटमेंट रिलेवेंट हो रहा हो तो सेक्शन 8 रोक नहीं रहा है. ये बस इतना कह रहा है सेक्शन 8 में केवल 2 तरह का only 2 types of statement are relevant. Explanation 1 provides statement which contains the conduct of any person. Statement which explain the conduct of any person. Example is complaint. Second था such a statement which influence the conduct of important person in a case. तो 2 conduct थे, 2 statement थे जो conduct से ही related हैं, उनको भी relevant किया गया है. Illustrations कल हमने बताए थे. लास्ट सेक्शन कल का था, बताना इसलिए ज़रूरी है कि कल के बाद आज का टॉपिक है 9. सेक्शन 9 में देर आर 5 or 6 थिंग्स, 5 or 3 फैक्ट्स विच आर मेड रेलिवेंट एंड यू कैन गिव एविडेंस एंड कोर्ट विल एडमिट इट. फर्स्ट था फैक्ट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इश्यू. इसके लिए इलस्ट्रेशन ए था विल वाला. सेकेंड है फैक्ट नेसेसरी टू, अपने नोट्स में एक ही साथ लिखा होगा, फैक्ट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन. तो दूसरा हो गया फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन द फैक्ट इन इशू. इसके लिए हम लोगों ने इलस्ट्रेशन DEF किया था. किसी चीज़ को परिचय देना, एक्सप्लेन करना, आपका नाम क्या है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया. सेकेंड या थर्ड जो भी आप कह सकते हो वो था एनी फैक्ट
which rebut the inference already drawn in section 8. आप लोगों ने पढ़ा था, पुलिस आ रही है, भाग गया अगला, आपने इन्फ्रेंस ड्रा कर लिया, वही एक्यूज है, और उसने बाद में बता दिया मैं क्यों तो अचानक अर्जेंट गया था, तो उस इन्फ्रेंस को ये रिवर्ट कर देगा, खंडित कर देगा। थर्ड था आइडेंटिटी से रिलेटेड, आइडेंटिफिकेशन, परेड वगैरह के जो एविडेंस होते हैं इसमें रेलिवेंट होते हैं। डॉक्टर क्रीपेन, विभावती देवी, कल मैंने किया था। फोर्थ था टाइम एंड प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ ऑफेंस, किस समय हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, वो सब इसमें रेलिवेंट हो जाता है। एंड लास्ट वन इज द रिलेशन ऑफ पार्टीज, पार्टीज का रिलेशन कैसा है, क्या उनके बीच हॉट रिलेशन थे कि स्वीट रिलेशन थे, ये सब कुछ केसेस में रेलिवेंट हो जाता है, डिफमेशन वगैरह लीबेल में, तो वहाँ पे भी इसको देखते हैं। इस तरह से हम लोगों ने 9 सेक्शन तक कर लिया था। आज टॉपिक है सेक्शन 10 कॉन्स्पिरेसी का। उससे पहले कुछ जनरल नॉलेज, आज की डेट वेट बताया आपने? हाँ, सब बता चुके हैं। करीब जो है 36 या कितने जो है प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर अर्णव गोस्वामी पे डिफेमेशन का केस किया है फिल्म के। अच्छा, श्री अर्णव गोस्वामी हैज बीन sued by at least 36 production houses नहीं है for defamation। इसका मतलब अर्णव गोस्वामी पॉपुलर हो गए कुल मिला के। तो चलिए अर्णव गोस्वामी को छोड़ के अभी पहले हम लोग कॉन्स्पिरेसी, यानी इसमें भी एक कुछ देखिए कॉन्स्पिरेसी का एक टॉपिक आने जा रहा है। मैंने कहा था इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत समझने वाला है, पढ़ने वाली चीज़ें हैं। कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 10, देखिए मीन्स कॉन्स्पिरेसी इज एन सब्सटेंटिव ऑफेंस, और हम लोगों ने इसको देखा था 1913 में आईपीसी में चैप्टर 5 में ऐड किया गया था। मियर कॉन्स्पिरेसी को इंडिया में ऑफेंस बनाया गया था, फॉरेन में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है। इन इंडिया मियर कॉन्स्पिरेसी एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव डन समथिंग, बट ओनली यू हैव कॉन्स्पायर्ड टू डू एन ऑफेंस, इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 120 कैपिटल A / 120 कैपिटल B आईपीसी। ये हम लोग का आईपीसी का चैप्टर था। अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये, वहाँ तो ऑफेंस है, बट कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करने के लिए क्या क्या एविडेंस एडमिसिबल होगा, क्या एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा, व्हाट फैक्ट्स आर रेलिवेंट टू प्रूव द कॉन्स्पिरेसी, यही हमें सेक्शन 10 बताता है। बट ऑब्वियस सी बात है, आप सब जानते हैं कॉन्स्पिरेसी के लिए मिनिमम 2 नेचुरल ह्यूमन बीइंग होने चाहिए, कम से कम 2 नेचुरल ह्यूमन बीइंग होंगे, क्योंकि आपने सेक्शन 120 कैपिटल A पढ़ा होगा, आई होप सो। तो उसमें लिखा है when 2 or more persons have agree, when 2 or more persons agree to do an offense or to do a legal act by illegal means, it is called criminal conspiracy। यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो जिस्ट है, द जिस्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज द इंटेंशन, द एग्रीमेंट टू डू एन ऑफेंस। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो जिस्ट है, सोल है, वो एक एग्रीमेंट है। यानी क्या हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons who have conspired it। यानी टोटल एविडेंस कहाँ घूमेगा कॉन्स्पिरेसी का, तो सर वो पूरा इस पे घूमेगा कि द पर्सन हु आर कॉन्स्पिरेटर्स, कौन लोग कॉन्स्पिरेटर हैं और उनके बीच एक्चुअल क्या कॉन्स्पिरेसी हुई। इसके लिए सेक्शन 10 हमें गाइडलाइन दे रहा है और बता रहा है कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करने के लिए कौन कौन से फैक्ट आप एड्यूस करेंगे, व्हाट फैक्ट मस्ट बी एड्यूस टू प्रूव द कॉन्स्पिरेसी। और
कॉन्स्पिरेसी के लिए आप समझ लें, हमने जो बताया था वो तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, और एक टॉर्ट में भी कॉन्स्पिरेसी है। यानी कॉन्स्पिरेसी इज रॉन्ग इन सिविल लॉ एज वेल एज इन क्रिमिनल लॉ। अगर टॉर्ट में याद हो, मेरा तो टॉपिक है, आप सब जो पुराने हैं उन्होंने सुना होगा, जो नए हैं वो बाद में सुनेंगे। एक मुगल स्टीमशिप कंपनी का केस है, उसमें पूरी सिविल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया गया था। तो जब सिविल कॉन्स्पिरेसी की हम लोग बात करेंगे तो एक वर्ड आता है कॉमन डिजाइन, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो कॉमन इंटेंशन। इंटेंशन क्रिमिनल लॉ में होता है और डिजाइन सिविल लॉ में। तो अभी पहले मैं अंकित सर को बोलूँगा कि वो सेक्शन 10 एक बार रीड करें, फिर उसमें बहुत सी चीज़ें बताऊँगा, बहुत सी चीज़ें आपको लिखवाऊँगा आज के टॉपिक में, बहुत स्मूथली शांतिपूर्ण तरीके से, जिससे आप सब इस चीज़ को समझ पाएँ। तो अगली आवाज़ अंकित सर की है, जो मेरे साइड में बैठे हैं। हेलो, मेरा नाम अंकित कुमार है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और ये जो क्लास आप देख रहे हैं रिकॉर्ड हो रही है, ये 8 मारुतिपुरम फैजाबाद पब्लिक अयोध्या रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226016 इसका पिन कोड है। 2 नंबर हमारे मोबाइल के हैं, 9452093240 ये है व्हाट्सएप का नंबर, और 9807805380 ये टेलीग्राम का नंबर है। बात दोनों से बात तो जाहिर सी बात है दोनों पे ही होगी। तो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। अब मैं सेक्शन 10 जैसा सर ने आदेश किया है पढ़ने चल रहा हूँ। ना लंबा चौड़ा इसमें कमेंट दे देते हैं कि जो है सेक्शन मेन सेक्शन तो हो ही जाता है। सेक्शन 10 थिंग्स सेड or done by conspirator in reference to common design, where there is reasonable ground to believe that 2 or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong. Anything said, done or written by any one of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact as against each of the persons believed to so conspiring, as well for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it. क्या इलस्ट्रेशन पढ़ दें? हाँ, इलस्ट्रेशन भी इसका पढ़ दीजिए तो मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है। 1 इलस्ट्रेशन इसका 2 हैं, दोनों एक दूसरे के हमको लगता है वो है कनेक्टेड है। इलस्ट्रेशन 1 कहता है इसका, रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग दैट A has joined in a conspiracy to wage war against the government of India. Number 2, the facts that B procured arms in Europe for the purpose of the conspiracy, C collected money in Calcutta for a like object, D persuaded persons to join the conspiracy in Bombay, E published writings advocating the object in view at Agra, and F transmitted from Delhi to G at Kabul the money which C had collected at Calcutta, and the contents of a letter written by H giving an account of the conspiracy are each relevant both to prove the existence of the conspiracy
and to prove A's complicity in it, although he may have been ignorant of all of them, and although the persons by whom they were done were strangers to him, and although they may have taken place before he joined the conspiracy or after he left it. हो गया। आखिरी लाइन क्या थी? बिफोर नहीं, सेक्शन की हाँ, बस रुकिए, बाद में करा लेंगे। देखिए, बिफोर ही ज्वाइन द कॉन्स्पिरेसी और आफ्टर ही लेफ्ट इट। सेक्शन 10 provides a rule to prove a conspiracy. Conspiracy में भी सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग। जो ये कहना चाह रहा है, हम क्रक्स में आपको, चूंकि मेरा काम है चीज़ों को आपको और सिंप्लीफाई करना, तो कह रहा है हाउ टू प्रूफ अ कॉन्स्पिरेसी। तो उसको प्रूफ करने के लिए कह रहा है एनीथिंग सेड, एनीथिंग डन, एनीथिंग रिटन when one of the conspirator first intended regarding this conspiracy। सपोज करिए कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सपोज करिए एक पर्सन है, वो सोच रहा है यार बड़ा हाथ तंग है, पैसा वैसा नहीं है, और सोच रहा है बैंक में पैसा है। अब उसके मन में विचार आ रहा है, इंटेंशन आ रहा है, ख्याल आ रहे हैं कि क्यों ना किसी एक को और पकड़ें और इस चीज़ को शेयर करें और कुछ रॉबरी वगैरह बैंक की करें, जिससे कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटस सुधरे। अब उसको ऑफेंस करने का दिमाग में आ गया। अभी तक कोई ऑफेंस उसने किया ही नहीं, क्योंकि इंटेंशन स्टेज इज नॉट पनिशेबल। वो दिमाग में कुछ भी रखता रहे, क्योंकि जनरली हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि किसी के दिमाग को पढ़ पावे। अब यहाँ पर उसने जो सोचा, उस चीज़ को उसने थ्रू लेटर, आइदर थ्रू टेलीफोन और थ्रू प्राइवेट कन्वर्सेशन, सपोज बी को इंगेज किया और उससे फ़ोन पे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया कि भाई ऐसा ऐसा है, एक प्लान है मेरे पास, इस तरह का है, और ऐसा हम लोग करें तो इस तरह एक रॉबरी कर सकते हैं, और हम लोग 50-50 डिवाइड कर लें, जो भी अपना। यानी अब देखिए, कॉन्स्पिरेसी टू रॉब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ए ने अपनी बात बी को कम्युनिकेट की। जिस समय से ए के दिमाग में ये खुराफात आई, उस समय से ही चीज़ें रिलेवेंट हो रही हैं टू प्रूव द कॉन्स्पिरेसी। मगर क्योंकि दिमाग की चीज़ें तो अपने लोग नहीं अभी रिकॉर्ड कर पाएंगे, मगर हाँ, जो ही उसने अपनी बातों को एक्सप्रेस किया किसी और को, वो चाहे स्पोकन हो, चाहे इन राइटिंग हो और बाय वर्ड्स हो, अगर उसको प्रूफ किया जा सके तो वहीं से एविडेंस कॉन्स्पिरेसी के लिए जो भी है वो रेलिवेंट हो गया। मानिए ए ने बी से कुछ कहा, वो टेलीफोन टेप रिकॉर्ड हो गया, या लिख के दिया, वो इंटरसेप्ट हो गया लेटर, या ए ने बी से कुछ बोला, उसको सी की हियरिंग में बोला, सी चुपचाप सुन रहा था। तो यहीं से ये सारे एविडेंस आर रेलिवेंट टू प्रूव दिस कॉन्स्पिरेसी एंड आल्सो टू प्रूव। दो ही चीज़ें जो सेक्शन 10 में एविडेंस की बात की गई है, वो केवल दो चीज़ों के लिए ही है। ध्यान रखिएगा दिमाग में, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी हम आपको बताएंगे। पहली टू प्रूव द कॉन्स्पिरेसी, और दूसरी who are the conspirator। तो in section 10 those evidence are relevant only to prove the existence of conspiracy and the person who are the conspirator। दो चीज़ों को प्रूव करने के लिए। तो कहाँ से कहाँ तक दिक्कत यहाँ आती है, इन्होंने सेक्शन 10 ने, लेजिस्लेचर ने ये तो बता दिया कि किस समय से जो एविडेंस स्टार्ट होगा रेलिवेंट होना। तो कहा जब फर्स्ट इंटेंशन ए ने अपने दिमाग में सोचा रॉबरी करने का या ऑफेंस करने का, वहाँ से तो स्टार्ट हुआ। मगर कब तक, तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब तक कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू कर रही है, जब तक कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू कर रही, तब तक जो चीज़ कही गई की गई है वो रेलिवेंट है।
वंस कॉन्स्पिरेसी सीज टू इफेक्ट, जो ही कॉन्स्पिरेसी एंड हो गई, ये आपके सेक्शन 10 में नहीं दिया, ये कॉमन अंडरस्टैंडेबल थिंग है कि जो ही कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो गई, सीज कर गई, उस समय तक जो बातें कही गई की गई वो सेक्शन 10 में रेलिवेंट होंगी। दो चीज़ों को, टू थिंग्स को प्रूव करने के लिए, पहला देयर एग्जिस्ट अ कॉन्स्पिरेसी, और सेकेंड जो दूसरा होगा वो ये होगा कि हु आर द कॉन्स्पिरेटर। इस तरह से सेक्शन 10 ने एक बाउंड्री मार्क क्रिएट किया। जब फर्स्ट टाइम इंटेंशन स्टार्ट हुआ उस समय से आप एविडेंस लें, और कब तक एविडेंस लें, तो आपने कहा सर जब तक कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही है। कब तक एग्जिस्ट करती है? ऑफेंस होने तक। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जब ऑफेंस हो गया उसके बाद पार्टी अरेस्ट हुई, यानी पोस्ट ऑफेंस अरेस्ट हुआ, उसके बाद ए या बी ने बताया कि हाँ हमारे साथ एक कॉन्स्पिरेसी हम लोगों ने किया, ये दैट विल नॉट रेलिवेंट। क्यों नहीं रेलिवेंट होगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको इतना लिखना है अपने समझने के लिए कि कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे कॉन्स्पिरेसी को, उसका ड्यूरेशन क्या होगा। तो जब कॉन्स्पिरेसी का कंटिन्यूएशन है, स्टार्ट एंड एंड, एंड कब हो जाता है? जब ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है या लोगों ने उसके प्लान को लेफ्ट ओवर कर दिया या अनसक्सेसफुल हो गए। इसी को सेक्शन 10 ने आपको बताया है, रिपीट कराने की नहीं ज़रूरत है। एक इलस्ट्रेशन भी अपेंडेड है कि वेज वॉर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। देखिए ज़्यादातर इलस्ट्रेशन वेज वॉर ही के मिलेंगे, क्योंकि उस समय जो ये डिज़ाइंड है एविडेंस है वो एक्चुअली फ्रीडम फाइटर्स को सप्रेस करने के लिए ज़्यादा डिज़ाइंड है। तो सारे इलस्ट्रेशन भी उसी तरह के आपको मिल रहे होंगे। कह रहा है देयर वाज अ कंस्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फंड आर कलेक्टेड फ्रॉम वन प्लेस, arms collected from another country, troops trained in another country, and attack in several places in India. All things are occurred at a different time and place, but are relevant to prove the conspiracy. अब देखिए इस पे जो सबसे फर्स्ट केस है, लीडिंग केस जिसको कहते हैं, आपके नोट्स में लिखा, पहले हम नोट्स की बातें कर लें फिर नोट्स के अलावा वाली बात करेंगे। वो है आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई। आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई लॉर्डशिप का है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जजमेंट है। इसमें फर्स्ट टाइम कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया गया था, और इसमें ये हुआ था कि ब्लैक एंड टाई ये दो बंदे हैं, दोनों ने कंस्पायर किया कि जो फॉरेन गुड्स आ रहा है थ्रू पोर्ट, उसमें कायदे से कस्टम ड्यूटी दी जाती है। आप जानते हैं इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी। तो एक ब्लैक कस्टम एजेंट है, यानी कस्टम डिपार्टमेंट का आदमी है, और दूसरा प्राइवेट कंपनी का एजेंट है। दोनों ने मिली भगत की कि कुछ सामान तो कस्टम ड्यूटी पे होके आएगा एंड सम गुड्स विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी, जिसको स्मगल गुड कहते हैं। और इस चीज़ की एंट्री डायरी में थी ब्लैक के। तो वो जो डायरी जिसमें लिखा गया था कि ये सामान में तो ये आया और ये इतने इतने सामान गुड्स बिना कस्टम ड्यूटी पे हुए आए हैं और इस पे कमीशन मिलेगा, ये चीज़ रेलिवेंट हो गई टू प्रूव द कॉन्स्पिरेसी बिटवीन ब्लैक एंड टाई। और लॉर्डशिप ने पहली बार कहा इन कॉन्स्पिरेसी द कॉन्स्पिरेसी इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ एजेंसी। और इसी चीज़ को प्रीवी काउंसिल ने, देखिए ये लॉर्डशिप का जजमेंट है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, ब्लैक एंड टाई, और इसी ब्लैक एंड टाई को प्रीवी काउंसिल ने इंडिया में एक्सेप्ट किया और कहा सेक्शन 10 मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर का केस है, मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर केस। द प्रीवी काउंसिल हेल्ड दैट द सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट is based on the judgment of House of Lords given in R versus Black and Tie.
and it further held that it is based on principle of agency. अब जरा सा मिर्ज़ा अकबर का केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझिए। मिर्ज़ा अकबर एक महिला है जिसका नाम है मेहर तेजा। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, याद रहता है हमेशा हम लोग को। मिर्ज़ा साहब मेहर से बहुत अनकंडीशनल लव करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली जैसा होता है फिल्मों में, मेहर तेजा गॉट मैरिड विद अनदर पर्सन। मेहर तेजा की शादी, फैन ऑफ कर दिए, फैन ऑफ कर। मेहर तेजा की शादी एक किसी और के साथ हो गई, मान लीजिए ए के साथ हो गई। इसके कारण न मेहर खुश हैं न अकबर साहब खुश हैं। अब देखिए, एक लेटर जो उस जमाने में लव लेटर कहा जाता था, आज के ज़माने में मैं नहीं जानता उस लेटर को क्या कहते हैं, क्योंकि लेटर वेटर तो लिखता नहीं, अब तो व्हाट्सएप चैट चलते हैं। तो जो एक लेटर लिखा मैडम ने, मेहर तेजा ने अपने एक्स लवर को, मिस्टर अकबर को, उस लेटर के जो कंटेंट है वो तो सेंसर्ड है, आप सब किताबों में पढ़िएगा। उसका हाईलाइट यही है कि अब हम कब मिलेंगे और क्या होगा, दुनिया जहान की बातें मीठी मीठी। अब इस मेहर तेजा के लेटर के रिप्लाई में मिर्ज़ा अकबर का लेटर आता है कि डोंट वरी, जो भी मेहर तेजा को कॉल करते हो, प्रिय, एंड जल्दी ही मैंने व्यवस्था कर दी है रास्ते के कांटों को हटाने की, और फिर हम लोग फिर से मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। ये लेटर आपस में गया है। उसके कुछ दिन बाद जो मेहर तेजा का प्रेजेंट हस्बैंड है, उसको एक हायर्ड गनमैन ने शूट आउट किया और उसके हस्बैंड की वहीं डेथ होती है। और इस हायर्ड गनमैन को वहीं लोग खड़े थे, गांव वाले, उन्होंने पकड़ लिया। और जब उसको पकड़ा है तो वहीं पे मिर्ज़ा अकबर भी खड़े थे, क्योंकि मेन कॉन्स्पिरेटर थे, इन्होंने ही गनमैन को लाए थे। तो मिर्ज़ा अकबर ने पूरा कोशिश किया कि उस गनमैन को छुड़वा दिया जाए, ये बोल के कि ही हैज़ डन नथिंग, मैंने देखा इसने कुछ नहीं किया, तो उधर से आ रहा था, भाग रहा था। कुल मिलाकर जब वो हायर्ड गनमैन को, मर्डरर को पकड़ा गया, तो उसने नाम कबूल दिया मिर्ज़ा अकबर का और कहा इन्होंने ही मुझे पैसा दिया था उस व्यक्ति को, मेहर तेजा के हस्बैंड को मारने को। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस कॉन्स्पिरेसी में मेहर भी शामिल थी? तो यही कॉन्स्पिरेसी की बात करें कि whether there was any conspiracy to kill the husband of Meher Teja and in which Meher also involved, or whether there is any complicity। तो यस, वो जो लेटर थे, लव लेटर इन एक्सचेंज एक दूसरे के गए थे, बोला गया that letter and content of letter are relevant to prove the conspiracy between the मिर्ज़ा अकबर एंड मेहर तेजा, और दोनों ही इन्वॉल्व हैं इस मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में। तो वो लेटर रेलिवेंट हो गया। इसी तरह लास्ट में सरदार सरदुल सिंह के केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट held that the section 10 is based on principle of agency। एजेंसी क्या है अब बताने चल रहे हैं। एजेंसी आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा 182 में। एजेंसी का मतलब होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट, एंड इफ एजेंट हैज डन समथिंग इन कोर्स ऑफ बिजनेस देन प्रिंसिपल इज बाउंड बाय सच एक्ट ऑफ एजेंट। द सेम प्रिंसिपल अप्लाई इन द कॉन्स्पिरेसी कि जो वन कॉन्स्पिरेटर का एक्ट होता है, इफ द एक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेटर
is to achieve the common intention or common goal of that conspiracy, then act of such co-conspirator bind the other conspirator. यानी एक कॉन्स्पिरेटर का एक्ट दूसरे कॉन्स्पिरेटर के एक्ट पे बाउंड करता, दूसरे कॉन्स्पिरेटर को भी बाउंड करता है। ये प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी पे बेस्ड है, बट वो एक्ट इन परसुएंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। इसी को प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंसी कहते हैं। तो फिर से अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक बार पहले फिर से बताएं आपको कि सेक्शन 10 में कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करने के सिस्टम दिए गए हैं। कहा गया व्हाट फैक्ट्स आर रेलिवेंट टू प्रूव द कॉन्स्पिरेसी, तो कहा एनीथिंग सेड, डन और इन राइटिंग, व्हेन कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट एंड व्हेन अप टू कॉन्स्पिरेसी सीज, उसके बीच कुछ भी कहा गया किया गया बाय वन कॉन्स्पिरेटर is relevant to prove the conspiracy number 1 and to prove the who are the conspirator। ये इसमें बताया गया। एक और केस है, आपके नोट्स में लिखा होगा, इंग्लिश केस है, शूटिंग एट लेमिंगटन रोड, शूटिंग एट लेमिंगटन रोड, एम्परर वर्सेस वैशम पायन। इसमें कुछ कॉन्स्पायर किया कुछ लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ही रहे होंगे। दे हैव कॉन्स्पायर्ड एंड दे हैव किल्ड द SHO of police station. They have shoot the SHO and his wife of a police station. And after that shootout, इसी कहते हैं shooting at Leamington conspiracy case, they have distributed the papers। देखिए मारना बड़ी चीज़ नहीं होती है या अटेम्प्ट करना। जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं मारने के बाद, आप देखे होंगे आज भी देखिए, तो फ्रीडम फाइटर्स मारने के बाद उस चीज़ को पब्लिश करते थे कि देखिए हमने ये काम कर दिया है, आप नौजवान मेरे साथ आइए, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी करने से ज़्यादा उस अपराध को, उस एक्ट की जिम्मेदारी लेना होता है। आज भी आप देखते होंगे आज के पैटर्न पे कहीं बम ब्लास्ट वगैरह या होता है अटैक, तो कोई ना कोई ग्रुप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। रीज़न ये है कि लोगों को बताना होता। तो यहाँ पे भी बताया गया, और जब केस चला तो उसमें उन लोगों को लायबल ठहराया गया जिन लोगों ने वो एक्ट किया था, बट जिन लोगों ने बाद में इस घटना को इन पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑफेंस होने के बाद एक लीफलेट बनाया गया कि ये हम लोगों ने किया, और उसको पर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक्ट कॉन्स्पिरेसी में तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो कॉन्स्पिरेसी के ख़त्म होने के बाद, मैंने क्या अभी कहा था, कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत और एंड होने के बाद कोई चीज़ कही जाएगी, दैट विल नॉट बी रेलिवेंट टू प्रूव द कॉन्स्पिरेसी। अब यहाँ एक पॉइंट जरूर लिखिएगा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, व्हाट इज अबाउट द रेलिवेंसी ऑफ कन्फेशन। क्या कन्फेशन कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करने के लिए रिलेवेंट होगा? सपोज ए और बी ने एक ऑफेंस किया, और उसके बाद ऑफेंस होने के बाद ए और बी की कॉन्स्पिरेसी थी। ऑफेंस होने के बाद ए हैज़ बीन अरेस्टेड, और ए ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने बताया आई एंड बी हैज़ को ज्वाइंटली कॉन्स्पायर्ड टू डू दिस, मैंने और बी ने एक साथ मिलकर इसकी कॉन्स्पिरेसी की थी। ये ए का कन्फेशन है, पोस्ट अरेस्ट कन्फेशन है। क्या ये कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करने के लिए रेलिवेंट होगा? तो आप जानते हैं नहीं। क्यों? मैंने कहा कॉन्स्पिरेसी सीज हो जाने के बाद कोई चीज़ कही गई वो रेलिवेंट नहीं होती। तो आप एक मोटा मोटा लिख लीजिएगा, इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम आए आप लिखिएगा पोस्ट कॉन्स्पिरेसी एनी स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट टू प्रूव द कॉन्स्पिरेसी।
ड्यूरिंग कॉन्स्पिरेसी का स्टेटमेंट ही रेलिवेंट होगा। यानी कन्फेशन तो ऑफेंस होने के बाद किया जाता है ना, तो कन्फेशनल स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट टू प्रूव द कॉन्स्पिरेसी। इस पे जितने भी प्रॉब्लम हो आप लोग सॉल्व करिएगा। जो मिर्जा अकबर का केस है उसमें भी बाद में मेहर तेजा ने मजिस्ट्रेट को कन्फेशन किया था कि हाँ मैंने और अकबर साहब ने मिलकर ये ऑफेंस किया है। कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू प्रूव द कॉन्स्पिरेसी बिकॉज इट हैज़ मेड आफ्टर सिसेशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी। द सेम थिंग हैपेंड इन द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस। एक केस आता है, आप सब 2001 में सुने होंगे, पार्लियामेंट्री अटैक केस। नवजोत संधू @ अफसन गुरु, उनका नाम है नवजोत संधू। स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दलई वर्सेस नवजोत केस आप लोग नोट कर लीजिए। स्टेट ब्रैकेट में एनसीटी ऑफ दलई, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दलई, एनसीटी ऑफ दलई वर्सेस नवजोत संधू @ अफसन गुरु। नवजोत संधू @ यानी उर्फ अफसन गुरु, AFSAN अफसन गुरु। 2005 सुप्रीम कोर्ट केसेस। देखिए 2005 सुप्रीम कोर्ट केसेस। देखिए इसका फैक्ट थोड़ा याद होगा आप सबको, हम थोड़ा बताएं। आप सबको तो खैर नहीं याद होना है क्योंकि 20 साल पहले, मेरे ख्याल से 20 साल पहले आप में से ज़्यादातर नहीं, बच्चे तो जानते होंगे। अफजल हम शर्म। अच्छा छोड़िए, जानते तो होंगे मगर वो घटना जो हुई उस समय ज़्यादातर तो बहुत बच्चे रहे होंगे, नैपी रहे होंगे, कुछ स्क्रॉलिंग भी रहे होंगे ना, कुछ एकदम अभी उछल कूद मचा रहे होंगे। तो देखिए ये केस ये हुआ था कि 5 टेररिस्ट आतंकवादी विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन एक एम्बेसडर से, जिसपे सिक्योरिटी पास लिखा था, पार्लियामेंट में इंटर करते हैं और फिर ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हैं, जिसमें उसके रिएक्शन में 13 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई और ये 5 टेररिस्ट भी मारे गए। तो कोई एविडेंस तो सामने नहीं दिख रहा था, मगर तलाशी शुरू हुई तो जब देखा गया सर्च में, उन टेररिस्ट की सर्च में बाकी जो मिला सिम कार्ड मिला मोबाइल का। सिम कार्ड को जब ऑपरेट कराया गया तो वो अफसन गुरु नाम की एक महिला के नाम से था। फिर उसको रिकॉर्डिंग पे रखा गया चुपचाप, तो उससे कई नंबर ट्रेस हुए, जिस नंबर में एक नंबर अफसन गुरु का था, एक जिलानी का था, अहमद शाह जिलानी, ये लोग ढेर सारे लोग थे। फिर जब कन्वर्सेशन को देखा गया, अफसन गुरु पे रिकॉर्ड किया गया, पुलिस ने किया, तो उनका अफसन गुरु का अपने हस्बैंड के साथ कन्वर्सेशन है और हस्बैंड का नाम है शौकत गुरु। शौकत गुरु वाज यंगर ब्रदर ऑफ अफजल गुरु, जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे। तो शौकत गुरु ने बोला कि मैं और अफजल भाई जो हैं, बड़े भाई, हम लोग पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, फेल भी हो गया है, और कुछ ऐसे ही उन्होंने हिंट दिया कि वो लोग अपने से जुड़े थे और हम कश्मीर जा रहे हैं ट्रक में बैठ के। खैर इन दोनों ब्रदर्स को इसी बेसिस पे अरेस्ट किया गया और जब इंट्रोगेशन हुआ तो पता चला वो एम्बेसडर कार भी अफजल गुरु ने प्रोवाइड करवाई थी और तमाम चीज़ें उसमें निकल के आई। तो ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है, अब लॉ पॉइंट पे आ जाइए आप। ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ,
ये कन्वर्सेशन रिलीवेंट है, although has taken by improper means. हम लोग जानते हैं एविडेंस इज एविडेंस इन क्रिमिनल केसेस वेदर टेकन बाय प्रॉपर मीन्स और बाय इम्प्रॉपर मीन्स. हम एक बार पढ़ देते हैं. हाँ, एक बार ये पढ़ने के बाद लॉ पॉइंट आपको नोट करा देंगे. पूरा पार्लियामेंट्री केस, अटैक केस पढ़ देंगे. हाँ. खाली लॉ पॉइंट. लॉ पॉइंट ही आप नोट करा दीजिए. ठीक है. आप लोग इसमें लॉ, बाकी पार्लियामेंट्री अटैक केस तो आप लोग नोट कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं. लॉ पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए आप लोग. तो नोट करते चलिए. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट tape recording of conversation between Afsan and her husband Shaukat Guru. Afsan and her husband Shaukat Guru is relevant under section 6, but not relevant in conspiracy. Because these conversation took place after the cessation of conspiracy. Further, their conduct are relevant under section 8. Full stop. Court further held that evidence of phone recording obtained by proper means or improper means, proper means or improper means, is relevant. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. फोन रिकॉर्डिंग ऑब्टेन्ड बाय प्रॉपर मीन्स और इम्प्रॉपर मीन्स आर रेलिवेंट. मीन्स इज रेलिवेंट. ठीक हो गया. देखिए, लॉ पॉइंट तो आपने नोट कर लिया. पहले इसके हेल्प पोर्शंस बता दें, इसके बाद और सब कॉन्स्पिरेसी की चीज़ें मिली. खैर, फाइनली अफजल गुरु अवॉर्डेड डेथ पेनाल्टी, शौकत गुरु 10 ईयर्स, और ये अफसन गुरु जो शौकत की पत्नी थी, इनको हार्बरिंग के लिए, तथ्यों को छुपाने के लिए 5 ईयर्स की सज़ा, और जिलानी जो DU के प्रोफेसर थे उनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं निकला, इसलिए क्विटल मिला. थोड़ा सा इसमें जानिए. कहा गया कि ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है, ध्यान से देखिएगा, मेरा जो लॉ पॉइंट है, टेलीफोन कन्वर्सेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कब हुआ है, व्हेन इट टुक प्लेस. तो सर, इट टुक प्लेस आफ्टर पार्लियामेंट्री अटैक. और कॉन्स्पिरेसी किस चीज़ का था? पार्लियामेंट्री अटैक का. यानी अटैक हो गया, यानी कॉन्स्पिरेसी वहीं पे समाप्त हो गई. समाप्त होने के बाद अभी हमने बताया था कोई चीज़ कहा गया, किया गया, वो कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करने के लिए रेलिवेंट नहीं होगी. तो कंटेंट ऑफ दिस टेलीफोन recording is not relevant to prove the conspiracy. हाँ, these are relevant under section 6. रेस जस्टे तो है ही है. घटना के तुरंत बाद फ़ोन हो रहा है, वो सेम ट्रांजेक्शन में आ गया, सेक्शन 8 में लिया गया, उसमें भी रेलिवेंट हो जाएगा. एज कांडक्ट, भाग रहे हैं, अपराध हुआ तो अपराधी भाग रहा है, इसका मतलब यू आर इंगेज्ड इन सच ऑफेंस. तो क्लास 6 में होगा, 8 में होगा, एटसेट्रा, बट नॉट एज to prove the conspiracy. तो telephone conversation is not relevant to prove the conspiracy because this conversation took place after cessation of conspiracy. अच्छा, यहाँ कई लोग
जो आगे से एविडेंस पढ़े होंगे वो पहले से दिमाग लगा रहे होंगे कि सर 122 में तो हस्बैंड वाइफ के बीच कन्वर्सेशन प्रोटेक्टेड है। वो केवल प्रोटेक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट है ना। अगर कोई थर्ड पर्सन सुन ले तो उस पर वो सेक्शन थोड़ी ना अप्लाई होगा। वो हस्बैंड नहीं डिस्क्लोज करेगा ना वाइफ डिस्क्लोज करेगी, और यहाँ तो पुलिस ने इंटरसेप्ट किया। फिर इसी में कहा गया एविडेंस इज एविडेंस वेदर ऑब्टेन बाय लॉफुल मीन्स और बाय अनलॉफुल मीन्स। इस तरह से इस केस के बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो आप निकाल लीजिए, जो सीट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, जो कॉन्स्पिरेसी इन इंडिया, थोड़ा हम क्रिटिसिज्म पे चल रहे हैं, वो स्वामी, हाँ वो सब एक साथ आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट हम टॉपिक पे चल रहे हैं जो एग्ज़ाम में भी आता है और थोड़ा डिस्कशन में ज़रूरत है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द इंडियन कॉन्स्पिरेसी एंड इंग्लिश कॉन्स्पिरेसी। इन इंग्लैंड क्वीन वर्सेस मुल्चे वगैरह केस देखिए, तो इन इंग्लैंड सिंपली prima facie evidence is not enough to prove the conspiracy between the parties। केवल एक प्राइमा फेसी एविडेंस से कॉन्स्पिरेसी प्रूफ नहीं होती है, वहाँ सब सब्सटेंटिव प्रूफ करना होता है। वरना वहाँ प्रिंसिपल है कि आप एक बंदे के स्टेटमेंट पे क्या दूसरे बंदे को आप कन्विक्ट कर देंगे। मगर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कॉन्स्पिरेसी का मेन यूज़ तो जिस समय इंट्रोड्यूस किया गया था, to curb the freedom fight, to arrest the freedom fighter on the basis of a statement of other leader। तो भारत में कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करने के लिए बहुत हार्ड रूल या बहुत स्ट्रिक्ट एविडेंस एप्रिसिएशन नहीं है, ये क्रिटिसिज्म है इसका। यहाँ पर बस इतना कहा था प्राइमा फेसी एविडेंस मिल जाए। Although such act is isolated, एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है केहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इंदिरा गांधी एसेसिनेशन केस। इसमें बहुत केस होंगे, राजीव गांधी एसेसिनेशन केस, इंदिरा गांधी एसेसिनेशन केस, जैन सरस्वती केस। तो देखिए, केहर सिंह एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इंदिरा गांधी का स्टेट ब्रैकेट में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ स्टेट का मतलब दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय एनसीटी दिल्ली नहीं बनी थी। तो 1984 में इंदिरा गांधी को एसेसिनेट किया गया कुछ लोगों ने, उनके आर्म गार्ड्स ने। तो एक एविडेंस दिया गया जो कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करता है, उसको देखिए वो कैसा है, और क्रिटिसिज्म यहीं से जन्म लेती है। कहा जाता है, उठा के बस बोल दो कि क्लास ले रहे हैं भैया, आधे घंटे में खाली हो जाएंगे, आधे घंटे में बताना बस आ जाएंगे, तो आना चाहिए। तो देखिए, केहर सिंह वर्सेस स्टेट में बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट किया, कहा गया, इसको जरा समझने की बातें हैं, उसको समझने की बात है, जरा देखिए। तो केवल एविडेंस क्या है कि केहर सिंह और जो अदर कॉन्स्पिरेटर है, दो बंदे हैं, वो एक छत पे, एलूफ छत पे, घर के छत पे, कुछ लोगों ने देखा वो कुछ सीक्रेट टॉक्स कर रहे हैं। अब वो टॉक्स क्या है, न ही वो टॉक्स रिकॉर्डेड है, न किसी की हियरिंग में है, केवल वही दो बंदे जानते हैं, केहर सिंह और जो दूसरा है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉक, अच्छा वो दोनों रिलेक्टेंट हैं, उन दोनों ने नहीं बताया कि हम लोगों ने क्या बातें की, केवल एक इन्फ्रेंस के आधार पे कि वो दोनों आइसोलेटेड थे, दोनों एक साथ बात कर रहे थे, इस टॉक को इन्फ्रेंस ड्रा कर लिया गया कि उन्होंने कोई और बात नहीं की होगी, केवल कॉन्स्पिरेसी की बात की होगी, क्योंकि वो बता नहीं रहे कि हमने क्या बात की, और कोई एविडेंस नहीं है। केवल इस प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पे ही कॉन्स्पिरेसी को मान लिया गया और कहा गया कि इंडिया में, जस्टिस बीपी सिंह ने बोला कि इन इंडिया
In order to prove conspiracy, only some prima facie evidence is necessary, and it is not necessary to connect all the isolated acts with each other. और इसी पे क्रिटिसाइज जो इलस्ट्रेशन आपने अभी पढ़ा है सेक्शन 10 में, घटना यहाँ का इंग्लैंड में, इंग्लैंड से फ्रांस में हो रही है, आपस में अगर आपको कोई कनेक्टिविटी नहीं तो कैसे आप उसको पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी मान सकते हैं। बट यहाँ बस एक कोई लेटर मिल जाए, प्राइमा फेसी एविडेंस पे मान लिया जाता है। इसीलिए इंडिया में कहते हैं कॉन्स्पिरेसी इज नेसेसरी इविल, कॉन्स्पिरेसी इज नेसेसरी इविल, नेसेसरी के साथ इविल बताया गया इन केसेस में। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आया है कि इस पे कमेंट कीजिए कि जनरली कॉन्स्पिरेसी हेज्ड इन अ सीक्रेसी, सीक्रेसी में बनाई जाती है। जनरली कॉन्स्पिरेसी हेज्ड इन अ सीक्रेसी एंड एग्जीक्यूटेड इन डार्कनेस, कमेंटेड। जनरली कॉन्स्पिरेसी हेज्ड इन अ सीक्रेसी, चुपचाप अपने आप धीरे से गुप्त बात करके लोग तय कर लेते हैं और अंधेरे में उसको घटित हो जाती है। तो इट इज जनरली not possible for prosecution to prove beyond reasonable doubt and to prove the all isolated statement of person connected with each other. By proving some prima facie evidence, in India it is presumed that there is a conspiracy. इस पे तमाम केसेस हैं, केहर सिंह वर्सेस स्टेट, जैन सरस्वती। तो आप अगर ये स्टेटमेंट आए तो आप इसको एक्सप्लेन खुद भी कर सकते हैं ये लिख के कि भारत में, चूंकि इसीलिए देखिए भारत में हर जगह अब इंडिया में कैमरे लगवाए जा रहे हैं, हर पोल पे शायद कैमरे अब लगेंगे, जिससे कि एविडेंस किसी भी घटना का इजीली अवेलेबल हो। यहाँ हर चीज़ प्रिजम्पशन पे चलती, दो लोग खड़े बात कर रहे हैं और कोई ऑफेंस हुआ जिसमें उन लोगों का नाम आया तो मान लिया गया दे हैव प्रीवियसली कॉन्स्पायर्ड, उसीलिए वो बात कर रहे होंगे, जबकि आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और सारी घटनाएं शायद आपस में कनेक्ट भी ना हो रही। इसीलिए कहते हैं कॉन्स्पिरेसी में होल प्रूफ नहीं मिल पाता है और उसके बावजूद भी कॉन्स्पिरेसी में सज़ा मिलती है। यही सब क्रिटिसिज्म था पार्लियामेंट्री अटैक केसेस में अफजल गुरु के। इस तरह से कॉन्स्पिरेसी में और भी केसेस हैं। बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार भी देखिएगा, उसमें भी कहा गया था कॉन्स्पिरेसी इज अ नेसेसरी इविल and it is held in secrecy and executed in darkness. So to prove conspiracy, मेंस में आता है कॉन्स्पिरेसी, ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का भी क्वेश्चन बता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस का। कॉन्स्पिरेसी हेज्ड इन अ सीक्रेसी एंड एग्जीक्यूटेड इन डार्कनेस, कमेंट। इसमें यही लिखना होता है कि एकदम स्ट्रिक्ट प्रूफ मिल पाना पॉसिबल नहीं होता है। इस तरह कॉन्स्पिरेसी की कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो अपने इस छोटे से लेक्चर में समेटना चाहते हैं, मगर समेटना संभव नहीं है। कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें बस हमको इतना याद रखना है कि बाउंड्री क्या है, जब स्टार्ट हो और जब ऑफेंस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद चीज़ें कही गई वो रेलिवेंट नहीं है। जैसे कन्फेशन इज़ नॉट रेलिवेंट, मगर यहीं पे एक टेक्निकल पॉइंट आ जाता है कि सपोज ड्यूरिंग कॉन्स्पिरेसी, अभी कॉन्स्पिरेसी हुई ही नहीं, अभी कॉन्स्पिरेसी केवल किया गया, कोई एक्ट नहीं किया गया, और अरेस्ट हो जाए और अगला कुछ बोल दे तो वो तो कहा गया वो तो रेलिवेंट है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट ही नहीं हो पाई। कॉन्स्पिरेसी होने के बाद अगर कोई कन्फेशन हो रहा तो वो रेलिवेंट नहीं होता है। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी में एक पॉसिबिलिटी रहती है, जो आप लिखेंगे क्यों इविल बोला गया, नेसेसरी इविल बोला गया, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। कॉन्स्पिरेसी में एक पॉसिबिलिटी होती है कि इट कैन रोब द इनोसेंट पर्सन आल्सो। मान लीजिए ए और बी के बीच कॉन्स्पिरेसी हुई है और ए ने सी डी ई से भी ऐसे ही बात किया हो, जनरल टॉक किया हो, तो सी डी ई भी शक के दायरे में आ जाते हैं, जो ए से बात किया। इसलिए कहते हैं
कॉन्स्पिरेसी के मामले में इनोसेंट पर्सन को रोप करने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। स्टिल इसको नेसेसरी इविल बोला था कि इसकी ज़रूरत है। इस तरह से आज का बंदा हो गया, आज का इतना रोक के पहले देखें। इस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आज टॉपिक अभी हमने कंप्लीट किया है। और केस है वो भी लिखवाइए। एक केस अंकित सर आपको लिखवाने चल रहे हैं। नाम उसका लिखवा रहे हैं, बाकी तो नाम हाँ लिखवा दीजिए, वो स्टेटमेंट हमको लिखवा दो। ठीक है, लिखवा देते हैं। हाँ, कुछ अंकित सर नोट करने चल रहे हैं, आप सब नोट करिए। एक केस का नाम नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अपना देख लीजिएगा। जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल, ये इसी पे है, कॉन्स्पिरेसी पे ही है, ठीक है। जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल, SWAMIGAL, स्वामीगल, GAL, गल, स्वामीगल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट। देखिए इसमें क्या हुआ था, जयंत सरस्वती के ऊपर मर्डर का चार्ज था, शंकराचार्य भी इनको कहा जाता था, और बाद में कॉन्स्पिरेसी होने के करीब 6 साल बाद, बहुत दिन बाद, कोई किसी बंदे का, थर्ड बंदे का स्टेटमेंट आता है कि जयंत सरस्वती ने पार्टिकुलर व्यक्ति का मर्डर कराया था। पूछा गया ये क्या स्टेटमेंट कॉन्स्पिरेसी के लिए रेलिवेंट होगा? कोर्ट ने कहा नो, कॉन्स्पिरेसी के लिए कौन से स्टेटमेंट रेलिवेंट होंगे? तो सर वही रेलिवेंट होंगे जो कॉन्स्पिरेसी के कॉन्टिन्यूएंस में हो। कॉन्स्पिरेसी सीज हो गई उसके बाद ये स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होगा। दूसरा, जे जयललिता केस पढ़िएगा, नलिनी का पढ़िएगा, राजीव गांधी वाला। तो कॉन्स्पिरेसी में तो बहुत बड़ा टॉपिक है, कॉन्स्पिरेसी में तमाम प्रॉब्लम है जिनको आप सॉल्व करेंगे तो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। आज ये आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा, इसको सुनिए, समझिए, और जैसा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले प्रयास किया था कि एकदम ऑनलाइन में पढ़ाऊं, और कोशिश भी हुई, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम सारे बच्चों के साथ कनेक्टिविटी की आ रही है। तो मैंने कहा लाइए कुछ चीज़ें अब जैसे चलती थी, 6 महीने तक हम लोगों ने चलाया है आप लोग के सहयोग से, कभी भी कोई क्लास ब्रेक नहीं हुई, चाहे हो कोई भी ओकेज़न भी रहा हो, तो हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू रखे हैं। इसका क्रेडिट आप पे ही जाता है, आप बच्चों पे, जिन्होंने ये माध्यम हम लोग को दिया था। तो फिलहाल क्लास का कंटिन्यूएशन इस पे रहेगा, और क्वेश्चन और क्वेरी सेशंस वो हम लोग का शाम को हुआ करेगा थ्रू ऐप एंड अदर ऑनलाइन मीडियम। तो वहाँ टेंशन अपने को ये नहीं रहेगी क्लास हुई कि नहीं, क्लास तो हो गई, अब फर्दर डिस्कशन हो रही है तो ठीक, नहीं हो पा रही तो वो भी ठीक है। तो चलिए अब कुछ आप नोट कराएंगे कि कराना करता छोड़ दीजिए, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए क्योंकि समय हो गया, बच्चे पहले आज का देखें तो शाम के लिए। चलिए मेरी ओर से मैं क्लास ये वाइंड अप करता हूँ और आप लोग के लिए भेजता हूँ, और शाम को 5 बजे हम सब फिर ऑनलाइन आपके सामने प्रस्तुत होंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। ओके, मेरी तरफ से भी आप लोग को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।